नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज देश में शायद कोई ऐसी संस्था नहीं बची जिसकी विश्वसनीयता पर विपक्ष ने सवाल खड़ा ना किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल खड़ा होता है वो चुनाव में हार के बाद ईवीएम पर खड़ा होता है। ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। अब एक बार फिर से विपक्ष माहौल बनाने लगा है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी 400 सीटें जीतेगी। ये कांग्रेस के लीडर सैम पित्रोदा कहते हैं। वो कहते हैं कि ईवीएम को कंट्रोल कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। आज हम आपको ईवीएम की वो सच्चाई बताएंगे जिसके बाद अगर कोई नेता आपके सामने आकर ईवीएम पर सवाल खड़ा करेंगे तो आप उस पर हंसेंगे और कहेंगे कि झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। सबसे पहले आपको बता दें कि ईवीएम मशीन ना तो कंप्यूटर से कंट्रोल होती है, ना इसको इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है, ना इसमें वाईफाई से कनेक्ट किया जा सकता है और ना ही इसमें कोई अन्य ऑप्शन है। तो फिर इसको हैक कैसे करेंगे? ये सवाल उठाने वाली पार्टियां कभी नहीं बताती, जबकि ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन है। इसमें ना कोई फ्रीक्वेंसी रिसीवर है और ना ही कोई डिकोडर है। फिर छेड़छाड़ कैसे होगी ये भी कोई पार्टी आपको नहीं बताती। लेकिन 2017 में बाकायदा चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज किया था और कहा था कि वक्त आपका होगा, मशीन आप चुन लीजिएगा, 4 घंटे हम दे देंगे। हिम्मत है तो ईवीएम को आइए और हैक करके दिखाइए। यकीन करेंगे, देश भर से जितनी पार्टियां चिल्लाती हैं उनमें से सिर्फ 2 पार्टियों ने चैलेंज को स्वीकार किया था और जिस दिन ईवीएम को चुनौती देनी थी उस दिन वो 2 पार्टियां भी नजर नहीं आई थी, ना जाने कहां गायब हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को चुनाव में सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना है, लेकिन यह भी आधा सच है। हम आपको आज विपक्ष की पार्टियों का वो पूरा सच बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता, क्योंकि विपक्ष को डर ईवीएम का नहीं है, डर शायद जनता का है जो वोट नहीं दे रही और जनता के बीच में ईवीएम को लेकर झूठ बोला जा रहा है। और एक बार फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया कि ईवीएम हैक हो सकता है। आज बात इसी। And I am also convinced that there is a possibility. There is a mistrust because of this VVPAT. चलिए सबसे पहले आपको एक इमेज दिखाते हैं। उस इमेज को देखिएगा क्योंकि वही ईवीएम कहलाती है। जो इमेज हम आपको दिखा रहे हैं इसको जरा समझिए। इसमें 3 मशीनें लगी हैं। पहली मशीन को हम बैलेट यूनिट कहते हैं, जिसमें आप जाते हैं, बटन दबाते हैं, वोट पड़ता है। दूसरी मशीन वीवीपैट है, जिसमें बाकायदा पर्ची दिखाई देती है। और तीसरी कंट्रोल यूनिट है और तीनों एक दूसरे से तार के जरिए जुड़ी होती है। लेकिन अब सवाल यह कि ईवीएम काम कैसे करती है, क्योंकि बात तो हैक करने की जा रही है ना। तो ये जो तीनों यूनिट है, यानी कि पहली कंट्रोल यूनिट, दूसरी वीवीपैट और तीसरी बैलेट यूनिट, ना कोई वाईफाई से कनेक्ट, ना कोई ब्लूटूथ से कनेक्ट, ना ही इंटरनेट से कनेक्ट, यानी किसी भी माध्यम से आप इनको हैक नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि 10वीं मंजिल पर अगर कोई रहता है, लिफ्ट भी नहीं है, वहां सीढ़ियां भी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि हम अंदर जाकर चोरी करेंगे। यह हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कोई नहीं बताता। कमाल की बात यह है कि यह बैटरी से चलती है, बिजली से चलती नहीं है। कंट्रोल यूनिट तार से बैलेट यूनिट से जुड़ी होती है और कंट्रोल यूनिट को एक बार एक्टिव किया जाता है, उसके बाद बैलेट यूनिट एक्टिव होती है, फिर आप जाकर वोट डालते हैं। आपने एक बार वोट डाल दिया, आप दूसरे बटन को दबा नहीं सकते, क्योंकि वो यूनिट पूरे तरीके से लॉक हो जाएगी। अगले वोट के लिए अधिकारी इसको कंट्रोल यूनिट से फिर अनलॉक करता है और फिर आप वोट डालते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जब एक वोट डलता है, वीवीपैट मशीन में वोट 6 सेकंड तक दिखाई देता है, जिसमें जिसको वोट डाला उसका नाम, जिस पार्टी का है उसका नाम, उसका चुनाव चिन्ह, वो सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है और उसमें कोई झोल नहीं होता। फिर पर्ची वीवीपैट के अंदर चली जाती है और यह एक सामान्य प्रोसेस है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि साहब ईवीएम बदल जाती है, वीवीपैट के अंदर की पर्चियां बदल जाती हैं, बैलेट में आप दबाएंगे कुछ और दिखेगा कुछ और वोट किसी और को पड़ेगा। तो सवाल यह है कि यह कब तक चलेगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अनिशा गौर जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जी और रिटायर्ड आईएएस एके सिंह साहब। राजेंद्र आर्य जी, जरा बताइए सर, ये एक बार फिर से ईवीएम हैक हो जाएगी, ईवीएम के जरिए बीजेपी 400 पार चली जाएगी, ये क्यों कहना पड़ रहा है?
देखिए विजेंद्र जी, मजबूत लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था की बहुत जरूरत होती है और उसी के तहत अगर डेमोक्रेसी को आपको रिस्टोर करना है तो वो तमाम संदेह जो उठ रहे हैं ना, उन संदेहों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। लेकिन ये महज इत्तेफाक नहीं है। 2017 में क्यों नहीं गए सर? खुला चैलेंज दिया था, सुनिए, कहा था वक्त आप चुन लीजिए। आप स्ट्रॉन्ग रूम से मशीन भी खुद ही लेके आ जाइए। विजेंद्र जी, आप अपनी स्क्रिप्ट में ये सब कह चुके हैं ना, मैं सुन लिया। आप अपनी स्क्रिप्ट में सारी बातें कह चुके, आप स्टैब्लिश कर चुके कि विपक्ष, सुन लीजिए, आप अपनी स्क्रिप्ट में सब कुछ कह चुके, आप स्टैब्लिश कर चुके कि विपक्ष इस मामले में सिर्फ वही राग अलाप रहा है, तो इसलिए कृपा करके आप चुप रहिए। मैं कह रहे हैं ना सही, तो सुन लीजिए, अब मेरा पक्ष भी सुन लीजिए। आप बार बार ये कहते हैं कि विपक्ष राग अलाप रहा है। अरे आप मीडिया का मतलब लोकतंत्र का चौथा खंभा है। आपको अगर एक भी संदेह उठता है ना, तो आपको संदेह को सुनना चाहिए। एक तरफ से पार्टी मत बनिए, सरकार की पार्टी मत बनिए। खुला चैलेंज नहीं दिया। मैं क्या कह रहा हूं? खुला चैलेंज नहीं किया। जो खुला चैलेंज, मीडिया की जिम्मेदारी यह भी है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अगर आप तार करेंगे, अगर जनता के बीच में शक पैदा करेंगे, वही तो मैं सच्चाई दिखाना भी मीडिया की जिम्मेदारी कहना चाह रहा हूं ना। आप तेज बोलेंगे तो मुझे भी तेज बोलना आता है। सुन लीजिए, जब इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्वाचन के लिए जब सीजेआई को हटाया गया, तब उसी दिन तय हो गया था कि अब यह चुनाव आयोग इनके हाथ की कठपुतली होगा, क्योंकि इनको मालूम था कि कभी ना कभी ये सवाल उठेंगे। इस दुनिया के अंदर आपको पता होगा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और अमेरिका में ईवीएम बैन है। पता है आपको क्यों बैन है? क्योंकि उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। अब ये छेड़छाड़ क्या की जा सकती है, ये विशेषज्ञ तय करेंगे। सेम पित्रोदा कौन है आपको पता होगा ना? नहीं, मुझे जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था उस देश में, नहीं, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब इस देश में सारी चीजों की जानकारी होती है, वही अफवाहें उड़ाते हैं। दुखी इस बात का होता है। सेम पित्रोदा कोई हल्का आदमी नहीं है इस देश के अंदर। सुन लीजिए भाई, सेम पित्रोदा, मेरी बात सुनिए ना सर। सैम पित्रोदा अचानक से तो पैदा नहीं हुए। 2017 में सैम पित्रोदा थे या नहीं थे जब खुला चैलेंज दिया गया था? मेरी बात सुन लीजिए। ईवीएम पे सवाल सबसे पहले किसने उठाए थे? सुन लीजिए ना, ईवीएम पे सबसे पहले सवाल किसने उठा दिए? चलो आप ही बता दीजिए, सबसे पहले किसने उठाए थे? नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी ने। पता आपको? और उसके बाद में वो लोग चुप क्यों हो गए? और वो जो रिपोर्ट जो लिखी गई थी, एक मेरे को नाम नहीं है, जो चुनाव का सेफोलॉजिस्ट है, ये क्या नाम है उसका, उस आदमी ने एक पूरी की पूरी किताब लिखी है इसके ऊपर। फिर आप कहते हो अब वो चीजें बदल गई। सुन लीजिए, नहीं, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अगर सैम पित्रोदा ने कहा है को इस्तेमाल करने से लेकर, वोट डालने से लेकर, स्ट्रॉन्ग रूम में रखने से लेकर, बैकअप रखने तक लेकर, एक तो प्रोसेस बताइए जिसमें आपकी पार्टियों को नहीं शामिल किया जाता। सुन लीजिए ना, आप जब धरती पे बैठ के चंद्रमा पर नियंत्रण कर सकते हैं, चंद्रमा, धरती और चंद्रमा के बीच में इंटरनेट, सैटेलाइट सुन लीजिए ना, उनके बीच में सैटेलाइट होता है ना, तो भेजिए ना किसी चीज को, आप बैटरी लगाकर भेजिए ना। मैं क्या कह रहा हूं, कीजिए कनेक्ट। आईटी को और इलेक्ट्रॉनिक्स को देखिए, आप बहुत अंडरमाइन कर रहे हैं। आप बार-बार वाईफाई और इंटरनेट की बात करते हैं, लेकिन हो कुछ भी सकता नहीं है। मैंने क्या कहा आपको? अरे चुप रहिए आप कैसे चुप रहिए? एक मिनट, आपसे पूछा नहीं है कुछ भी, पहले मैं जवाब दूंगा उसके बाद बोलिए। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर एक मिनट मुझे बताइए, चलिए जैसे पूरा का पूरा राजेंद्र आर्या जी, मुझे एक प्रोसेस पूरे में बताइए कि भाई ये वो पॉइंट है जहां हैक हो सकती है। बताइए ना वो पॉइंट बताइए, कहां हैक हो सकती है? सुन लीजिए, पहली बात तो आपने कहा कि इसके अंदर कोई भी ये स्टैंड अलोन यूनिट नहीं है। पहली बात तो ये सुन लीजिए, आपका ये जो कैलकुलेटर भी होता है ना, वो भी प्रोग्रामेबल होता है। पता है आपको? बेसिक कंप्यूटर कैलकुलेटर से ही शुरू हुआ था। सुन लीजिए, और जब जिस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम रचा गया, मैं आज इंटरनेट पे मतलब सॉरी उस पे एक्स पे देख रहा था, जो कि अरे चुप, मैं अपनी बात करूं, इनको चुप करा दीजिए एक बार। मेरी अगर बात सुनिए तो इनको चुप करा दीजिए। सुनिए ना, इनको आवाज को उठा रहे हैं, ये बेमतलब का भजन गाने आ जाइए यहाँ पे। आप देखिए किस तरह के शब्द ये प्रयोग कर रहे हैं। और क्या तो आप बिल्कुल ऐसे बीच में, अरे निमिषा गौर जी, मैम नंबर आएगा भाई, सवाल तो वो उठा रहे हैं, आपको तो मुस्कुराने का वक्त है। इनको करने की पीछे से बोलना है, पीछे से बोलना है, ये तो यही सीखते हैं यहाँ से। इनको ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं दिया जाता। विजेंद्र जी, ये तो पता था कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ विजेंद्र जी, ईवीएम पे पहला संदेह सुब्रमण्यम स्वामी और लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। लेकिन जब चैलेंज
था ना, मेरी बात सुनिए ना, हाँ या ना, मेरी बात सुनिए, किया था ना, भाई हाँ या दुनिया में ना। आज भी ऐसे लोग हैं जो पृथ्वी को चपटा कहते हैं, मान लेके उनकी बात को, मेरी बात दुनिया आगे बढ़ गई बहुत। 2017 में सुब्रमण्यम स्वामी होंगे, लालकृष्ण आडवाणी तो एक्टिव भी नहीं थे, जब खुला चैलेंज किया गया जाते ना वहां पर। मेरी बात भाई सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना द सेफेस्ट वे टू। सुनिए, आपने ईवीएम मशीनें चोरी होने की खबर सुनी है ना? एक मिनट बताइए, आप बताइए विजेंद्र जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने वीवीएम मशीन में आग लगा। आप दोनों रुकिए, एके सिंह साहब हमारे साथ हैं। एके सिंह साहब, क्या वाकई में आपको लगता है कि जनता भी इस बात को सुनने के मूड में है कि एक बार फिर से ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ दिया जाए? देखिए, जनता को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो लोग आज की डेट में ईवीएम हटाने की मांग कर रहे हैं, उनका पूरा का पूरा गेम प्लान क्या है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ताकतें हैं, आप सबने नाम सुना होगा जॉर्ज सोरोस के बारे में, आपने सुना ही होगा, नाम नहीं सुना होगा। उन्होंने कहा हुआ है, ओपनली कहा हुआ है कि 2024 में इलेक्शन के पहले मोदी को यहां से हटाना है। और ये इसी तरह के जो सर्वस्वादी जो भारतवर्ष में है, जिनका की लीडिंग ग्रुप जिसको हम कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, तो देश को या समाज को टुकड़े टुकड़े करने की एक जो आप बोलते हैं स्ट्रैटेजी होती है कि देश की संस्थाओं के प्रति आम व्यक्ति में, आम जनता में घृणा या बदनामी का संचार करना। तो ये गेम प्लान ये जो कह रहे हैं साहब ईवीएम, इनको ईवीएम में सच से परेशानी नहीं है जी। कल वापस अगर होगा कि बैलेट पेपर, सर समस्या यह है कि अगर कबूतर आंख बंद कर ले तो ऐसा थोड़ी ना बिल्ली नहीं होगी भाई। आप ईवीएम पर कोसते रहेंगे और जनता के पास पहुंचेंगे नहीं सही मुद्दों को लेकर, तो ईवीएम में बटन जिसका दबना है उसी का दबेगा। क्या करेंगे आप? मुझे आप कंप्लीट कर लेने दीजिए 1 मिनट। तो ये ईवीएम पर से के अगेंस्ट की बात नहीं है यहाँ पे। ये पूरा जो गेम प्लान है टुकड़े टुकड़े गैंग का, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं कि समाज को के प्रति, समाज में जो संस्थाएं हैं, देश की संस्थाओं, उनको कैसे बदनाम किया जाए और कैसे दिया जाए, इसका है। देखिए, कांग्रेस को इलेक्शन में कभी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में कांग्रेस को कभी विश्वास नहीं रहा है। ठीक है, मैं आपको 2 या 3 उदाहरण देना चाहूंगा। सबसे पहला उदाहरण देना चाहूंगा, जब 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी को प्रेसिडेंट बनाया गया, पता था कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उस समय पटेल जी को 12 वोट मिले थे, 12, और इनको 0 वोट मिले थे नेहरू जी को। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आपको। छोड़िए सर, आप तो उस जोर में चले गए हैं, उस जोर में नहीं जा रहे हैं सर, हम तो 2024 में जा रहे हैं। देखिए, इन्हें फेयर एंड वहां नहीं जाना सर, में कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इनका कोई विश्वास नहीं है। निमिषा गौर जी, मेरा एक बेसिक सवाल है मैम, अगर विपक्ष एक बार फिर से कह रहा है कि भाई ईवीएम हैक हो सकती है, तो मेरा सवाल यह है कि जो 2017 में हो सकता है वो 2024 में भी हो सकता है। एक बार फिर खुला चैलेंज दीजिए सबको, आइए चुनिए अपनी मशीन को, डालिए वोट और बताइए कैसे हैक होगी। देखिए विजेंद्र जी, आज 138 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को एक नुक्कड़ नाटक भर रह गई है। इंडी गठबंधन करना पड़ रहा है, ईवीएम पर आरोप लगाने पड़ रहे हैं, एक स्वतंत्र संस्थाओं पर आरोप लगा करके लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है कांग्रेस, चाहे वो ईडी पर आरोप लगाए और न्यायपालिका पर आरोप लगाए या फिर अब ईवीएम पर आरोप लगा रही हैं। तो आरोप बिना तर्क के हैं, बिना तथ्य के हैं, आरोप मात्र इसलिए है कि माहौल दूषित करना, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सम्मान को ठेस पहुंचा करके कांग्रेस को संतुष्टि होती है। कांग्रेस मैंने क्या कहा मैम, संतुष्टि तो विपक्ष की भी जरूरी है ना भाई। जनता के बीच में अगर ये कंफ्यूजन रहेगा, अगर ये कंफ्यूजन रहेगा तो कंफ्यूजन दूर करना जिम्मेदारी है या नहीं है? पूरी हो जाने दीजिए विजेंद्र जी। कर्नाटक चुनाव से पहले तक तो कांग्रेस ने ये तक आरोप लगा दिए थे कि कर्नाटक चुनाव में जो ईवीएम आई है वो साउथ अफ्रीका से आई है, साउथ अफ्रीका में पहले इसका यूज किया गया, चुनाव के परिणाम अपने मन अनुकूल आ गए, ये सत्ता में आ गए तो ये चुप हो गए। कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना, 3 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां भी दोबारा चुनाव करवा दीजिए अभी ईवीएम हैक हो रही है। तो ये जो दोहरे मापदंड हैं कांग्रेस के, जब इनको लगता है कि हमारी नीति स्पष्ट नहीं है, हमारा नेतृत्व कमजोर है और हमारी नीयत की खोट
जनता को मालूम पड़ चुकी है। तो इस तरह के आरोप लगाकर स्वतंत्र संस्थाओं पे आक्षेप करके कांग्रेस जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। 139वां ये अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं या अपनी कमजोर नीतियां। मैं ये कह रहा हूं कि क्या 2024 से पहले एक और खुला चैलेंज दिया जा सकता है? होना चाहिए, ये चुनाव आयोग का अपना निर्णय होगा और होना भी चाहिए। जिस तरह से आरोप लगा रहे तो निश्चित तौर पर ये इलेक्शन कमीशन अपना डिसीजन लेगा। लेकिन 2017 में गायब क्यों हो गए? कभी मनीष तिवारी ने आरोप लगाया, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया। जब आपको चैलेंज किया 2017 में तब आप लोग कहां थे? तो आज स्वतंत्र संस्था, आज चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है स्वतंत्र, निष्पक्ष और एक चुनाव प्रहरी के रूप में कार्य करना। और आरोप लगा करके बेहतर होता, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है तो बेहतर होता कि जो आरोप कांग्रेस पे लग रहे उसका स्पष्टीकरण करें। बताइए राजेंद्र आर्य सरकार छोड़ेंगे कि भाई ईवीएम हैक हो सकता है हमारे कांग्रेसियों ने हैक कर ली हो? सैम पित्रोदा साहब हमारे पास हैं। सुन लीजिए विजेंद्र जी, पहली बात तो आप कृपा करके यहाँ ये कहना छोड़ें कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है, क्योंकि अब चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं रहा। न्यायपालिका स्वतंत्र है। बीच में शुरू हो गई, फिर ये बीच में शुरू हो गए, ना देखिए ना, ये बीच में शुरू हो गए। मैंने कहा था ना मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनकी बोल खुलने वाली है यहाँ पे। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार बीच में बोल रही है। मैं ये प्रोग्राम दर्शकों के लिए करता हूँ, ये जवाब देना पड़ेगा। क्या है दरअसल ईवीएम अगर इस्तेमाल नहीं होती, ये आपके लिए भी जानकारी है सर। ये देख लीजिए राजेंद्र आर्य जी, आपके लिए भी जानकारी है जो मैं दे रहा हूँ। निमिषा जी आपके लिए भी है। अरे सर यही तो दिक्कत है कि जनता तक सच पहुंचना ही नहीं देना चाहती। ईवीएम अगर इस्तेमाल नहीं होती है तो मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि उनके लिए बाकायदा वेयर हाउस होता है, जिन वेयर हाउस के अंदर उन ईवीएम को रखा जाता है। निमिषा जी रुकिए जरा, जब भी ईवीएम इस्तेमाल होनी होती है तो वेयर हाउस को खोला जाता है, और जब भी वेयर हाउस को खोला जाता है तो सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को बुलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि चोरी छुपे उनको खोल दिया जाता है। हर पार्टी का प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होता है जब वेयर हाउस को खोला जाता है, जब ईवीएम को निकाला जाता है। और मैं आपको बताता हूं, हर 3 महीनों में जहां ईवीएम रखी होती है, हर 3 महीनों में वहां ईवीएम की चेकिंग होती है। इस दौरान भी सभी पार्टियों के प्रतिनिधि वहां मौजूद रहते हैं। वेयर हाउस को खोलने और बंद करने के वक्त वीडियोग्राफी होती है। जब भी ईवीएम को इस्तेमाल किया जाता है तो FLC किया जाता है। अब आप कहेंगे FLC क्या है भाई? फर्स्ट लेवल चेक किया जाता है। FLC की जांच ईवीएम बनाने वाली दोनों कंपनी BL करती है, ECIL के इंजीनियर करते हैं, और ये नवरत्न कंपनियां हैं। और ये काम चुपचाप नहीं होता, जब ये काम भी हो रहा होता है तो भी पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने हो रहा होता है। इसके बाद ईवीएम में मोकपोल किया जाता है और उसके लिए भी 5% ईवीएम को रैंडमली चुना जाता है। और इसके बाद इन ईवीएम में वोट डाले जाते हैं जिनको वीवीपैट से मिलान किया जाता है। और कमाल की बात बता रहा हूं मैं आपको भाई, इस प्रक्रिया में भी पार्टियों के प्रतिनिधियों को वोट डालने दिया जाता है। यहाँ तक कि 5% ईवीएम कौन से लेने हैं ये चुनने का अधिकार भी पार्टी के प्रतिनिधियों को दिया जाता है। ईवीएम की पूरी टेस्टिंग के बाद जो इस्तेमाल होती है, पार्टियों को ईवीएम की एक लिस्ट थमा दी जाती है, एक लिस्ट थमा दी जाती है कि भैया ये ईवीएम है जो इस्तेमाल होंगी, इनके ये यूनिक आईडी नंबर है, आप उनको मिलान कर लीजिएगा और उसकी जांच करवाएंगे। बिल्कुल हर एक पहलू के अंदर ईवीएम के पोलिंग बूथ पर पहुंचने, वोट डलने के बाद जहां स्ट्रांग रूम जा रही होती है वहां के सीसीटीवी के एक्सेस से लेकर जब उनको खोला जाता है तो भी बाकायदा हर पार्टी का प्रतिनिधि मौजूद होता है और सबके पास सीसीटीवी का एक्सेस मांगे तो एक्सेस मिलेगा। और पूरी लिस्ट होती है कि कौन कौन सी ईवीएम को इस्तेमाल किया गया, उनका बारकोड होता है और सिग्नेचर करती है पार्टी। राजेंद्र आर्य जी बताइए, इनमें से एक भी प्रोसेस बताइए जो गलत है। विजेंद्र जी परिवार को बचाने के लिए अरे इनको चुप करा दीजिए। आप क्या किस लिए बुलाते हैं? अगर हमारी बात नहीं सुनिए तो इनको बुला के बात कर लीजिए। निमिषा गौड़ जी, क्या 1 मिनट निमिषा गौड़ जी, आपको पता नहीं है निमिषा गौड़ जी डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। अरे मैम रुकिए 1 मिनट प्लीज। तर्क क्या है? राजेंद्र आर्य, अरे सुनिए तो मैम प्लीज। राजेंद्र आर्य जी मुझे बताइए, मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया सर, एक ऐसा प्रोसेस बताइए जिसमें आपकी पार्टियां शामिल नहीं होती, आपके प्रतिनिधि सिग्नेचर नहीं करते, बताइए एक भी प्रोसेस। देखिए विजेंद्र जी, ये ईवीएम का
रेजोल्यूशन है जिसको इंडिया गठबंधन ने जारी किया है 19 तारीख को, चुनाव आयोग ने मिलने का समय नहीं दिया जी। इसमें संदेह होता है। और उन्होंने उसमें क्या कहा, पूरा प्रोसेस बताया, सुन लीजिए ना, आपने पूरे प्रोसेस में मुझे बताइए एक जगह बताइए जहां आपकी पार्टी का प्रतिनिधि शामिल नहीं होता, मेरी बात सिग्नेचर नहीं करता है, बताइए। मेरी बात सुन लीजिए ना, इंडिया गठबंधन कितने राजनीतिक दलों का है, या आप कहते हैं कि वो राजनीतिक दल है? 2017 में चुनौती स्वीकार करके भाग चुके हैं। जितेंद्र जी तय कर लीजिए ना, आप हमें राजनीतिक दल नहीं मानते तो ठीक है, हम नहीं है राजनीतिक दल, बस आपके हिसाब से बस हम लोग है ही नहीं। बोलिए ना, आपने सिग्नेचर किया भाई। अरे ये ईवीएम सिग्नेचर किए, सुन लीजिए ना, ये ईवीएम के लिए रेजोल्यूशन पास किया था 19 दिसंबर 2023 को। ये रेजोल्यूशन इंडिया गठबंधन ने पारित किया था और इन्होंने कहा था कि हमें चुनाव आयोग से मिलना है। चुनाव आयोग ने मिलने से मना कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ तो वीवीपैट मशीनें जलने लगी, चोरी होने लगी, और वो वीवीपैट। आपसे राजेंद्र जी ये पूछ रहा हूं भाई कि मुझे पूरे ईवीएम के इस्तेमाल करने से लेकर स्ट्रॉन्ग रूम तक आपकी पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं जो सिग्नेचर करते हैं। आपकी पार्टी के पास हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है कि वीवीपैट पर्ची को बॉक्स में गिराने की बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। मतदाता अपने द्वारा चुने हुए विकल्प को सत्यापित करने के बाद एक अलग मतपेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपैट पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। यही तो सुझाव था ना हमारा। बहुत अच्छे। सुन लीजिए, आपको बता सुनिए ना, सुन लीजिए, पहले मेरी बात पूरी नहीं हुई है भाई। यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है। आप सुनना नहीं चाहते। ईवीएम को चुना जाता है रैंडमली, आपके ही द्वारा चुना जाता है, उनमें मॉकपोल होता है, उनमें मॉकपोल होता है और वीवीपैट के साथ मिलान होता है। अगर गड़बड़ी करना इतना आसान होता है जितना आप समझते हैं तो ऐसा नहीं है। ये गड़बड़ी बहुत रैंडम तरीके से की जाती है। और मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो पर्ची निकलती है ना, ये पर्ची थर्मल वाली पर्ची होती है जो कुछ ही दिनों बाद वो उसका प्रिंट खत्म हो जाता है। अब आप उसकी गिनती नहीं होती, फिर पता चलेगा कि साहब वीवीपैट पर्चियां खत्म हो गई है। बताइए कर्नाटक में गलती क्यों नहीं हुई? अरे विजेंद्र जी, यही तो प्रॉब्लम है ना। आप तो क्या है कि बहुत जल्दी निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। कर्नाटक में क्यों नहीं हुई? मैं जब आपको कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन को समय क्यों नहीं दिया, इसका जवाब आप दे दीजिए। सर मैं चुनाव आयोग थोड़ी ना हूं। नहीं, आप नहीं है तो आप पार्टी मत बनिए ना। मैं पार्टी नहीं बन रहा, मैं जनता को बता रहा हूं उसको कि स्वीकार आप कीजिए हर एक लेवल चुनाव आयोग ने सारी पार्टियां होती हैं, सब सिग्नेचर करती हैं। वो जो सील लगती है ना सर, वो भी आपके प्रतिनिधियों के सामने लगती है। वो जब खुलती है ना तब भी आपके प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। कलेक्टर सस्पेंड हुए, कई एसडीएम सस्पेंड हुए, ईवीएम मशीनें चोरी भी हुई है, यूनिटों में आग भी लगी है, तमाम चीजें हुई है। ठीक है AK सिंह साहब, मुझे इस पूरे प्रोसेस में एक जगह ऐसी नहीं मिली जहां मैं ये संदेह पैदा कर सकूं कि अच्छा यहां पर आपने इस प्रोसेस में वहां की क्षेत्रीय पार्टियों और राष्ट्रीय पार्टियों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया। यहां झोल हो सकता है, एक भी जगह नहीं है सर। सब जगह सिग्नेचर करते हैं, सब जगह होते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम का CCTV का एक्सेस तक ले सकते हैं, आप अपने प्रतिनिधियों को खड़ा कर सकते हैं। बाकायदा जिन ईवीएम के अंदर वोट डाला जाता है उनका यूनिक ID की पूरी सीरीज होती है इनके पास। जब मन करे मिलान कर लीजिए, फिर भी संदेह नहीं, ये संदेश थोड़ी है। एक तो ये इनकी स्ट्रैटेजी सब देश को डिस्टेबलाइज करने की। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप इसको सतही रूप से देख रहे हैं। कांग्रेस को पता नहीं है कि जितनी भी बातें कह रहे हैं तथ्य विहीन या तर्क विहीन बातें हो रही है कांग्रेस की तरफ से। इन्हें पता नहीं है क्या कि तथ्य और इनके पास न तो तथ्य है, न तो तथ्य है, न तर्क है। लेकिन इनकी पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी जो इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी जो सोरोसवादी है भारतीय और मेरे पास सिर्फ 1 ही मिनट है सर। मैं कह रहा हूं कि जो 2017 में किया गया था, आपको लगता नहीं कि 2024 में भी कर ले? चुनाव आयोग खुला चैलेंज दे, आ जाइए फिर से, अगर ले लीजिए अपनी मशीन, चुन लीजिए, डाल लीजिए वोट और देख लीजिए क्या है। एक मिनट क्या इलेक्शन कमीशन को और कोई काम नहीं है कि हर एक 6 महीने पे इनको बोलते रहे कि आ करके टेस्ट कीजिए? ये भी सही है सर। इनको ग्रीवांस है, ग्रीवांस है तो नहीं रहा ना। चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की नियुक्ति के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है। अब वो चाहेंगे वो आदमी चुनाव आयुक्त बनेगा तो क्यों? है ही नहीं ना, इस देश में लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। जब चुनाव पारदर्शी नहीं होंगे, निष्पक्ष नहीं होंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे तो चुनाव की जरूरत क्या है? फिर तो आप जैसे चाहेंगे वैसे ही चलेगा। ये लोकतंत्र थोड़ी है। अब इनकी हालत ये पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से मशीनें हैक हो रही है, मशीनों की चोरी हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मशीनें डैमेज हो रही है, सब चीजें देखिए। राजस्थान के तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि कर्नाटक में जीत जाए तो लोकतंत्र है,
18 में मैं तो राजस्थान क्या में जीत कह रहा हूं जाए ना, तो लोकतंत्र है, हाँ। छत्तीसगढ़ में जीत जाए तो लोकतंत्र है। मैं क्या कह है ना, सुन लीजिए ना, हार जाए तो नहीं 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 नहीं, आप वीवीपैट मशीनों, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे कांग्रेस हारे, चाहे भाजपा जीते, चाहे भाजपा हारे, वीवीपैट मशीनों की मतलब पर्चियों की 100% गिनती होनी चाहिए। और वो जो छपती है ना थर्मल तरीके से, और वो हो गया, फिर क्या करेंगे? है? बैलेट पेपर पे आ जाइए। अरे छोड़ दीजिए ना, वो तो बैलेट पेपर जैसा ही हो गया ना, वीवीपैट तो बैलेट पेपर जैसा ही हो गया, उसमें विश्वास बहाल होगा। और यही इंडिया गठबंधन ने अपने रेजोल्यूशन में कहा है। जनता को तो विश्वास है सर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र जी, निमिषा जी और AK सिंह साहब। आप जरा सोचिए, पूरा प्रोसेस बताया गया है कि स्ट्रांग रूम से निकलने, वेयर हाउस से निकलने में और वापस वोट डालने के बाद स्ट्रांग रूम पहुंचने में एक ऐसी जगह नहीं है जहां किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं होता हो, हर जगह होता है। यहां तक का कंट्रोल है कि अगर कहीं वोट डल रहा हो और संशय हो तो अधिकारी के मौजूदगी में वीवीपैट के साथ मिलान किया जा सकता है। उसके बावजूद अगर ईवीएम पर सवाल खड़ा किया जाता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करूंगा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईवीएम से बेहतर विकल्प सेफ वोटिंग का कुछ नहीं। नमस्कार। And I am also convinced that there is a possibility. There is a mistrust because of this VVPAT.